नमस्कार दोस्तों। तो कमला हैरिस को यूएस इलेक्शंस में लगातार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एज मिलते चली जा रही है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि टेलर स्विफ्ट, जो कि बहुत बड़ी सुपरस्टार है यूएस की, उन्होंने भी कमला हैरिस को सपोर्ट किया, वहाँ पर एंडोर्स कर दिया ऑफिशियली। उसके साथ में बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं, वो भी कमला हैरिस को सपोर्ट कर रही हैं। और अब एक बहुत बड़ा मुस्लिम ग्रुप जो कि यूएस में जिसकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, जिसके पास वोटर्स हैं, जिसका नाम है एंगेज एक्शन, ये मुस्लिम ग्रुप ने भी अब ऑफिशियली इस डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कमला हैरिस को ऑफिशियली इन्होंने एंडोर्स कर दिया है। और इन्होंने एंडोर्स इसके साथ में किया ही है। और इनका खास बात यह है, इनको डिस्कस करने की खास बात यह है, क्योंकि अगर आप पूरे यूएस में देखोगे तो अगर सबसे बड़ा कोई मुस्लिम ग्रुप है जो यूएस में, जिसके पास ठीक ठाक वोटर्स हैं, कहते हैं कि इनके पास आज की डेट में 2-2.5 मिलियन वोटर्स हैं इनके पास, जो कि इनके एक इशारे पर वो पूरा मुस्लिम वोट जो है वो डेमोक्रेट पार्टी को जा सकता है। तो वो यही एंगेज एक्शन ग्रुप है जिसने अब ऑफिशियली कमला हैरिस को सपोर्ट कर दिया। तो ये खैर होना भी था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप पूरा इतिहास देखेंगे तो कुछ खास रहा नहीं है मुस्लिम्स के प्रति। और जैसे उनके तब जो उनके स्पीचेस हैं, जो डिफरेंट रैलीज में वो दे चुके हैं, और आज से नहीं, बहुत पुरानी, मतलब मैं बात कर रहा हूँ साल 2011 से, जब ये पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए थे, एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया था इन्होंने, तो बहुत सारी रैलीज में, बहुत सारी जगह पर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जो मैं भी आपको आगे दिखा दूंगा कैसे कैसे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो उन स्टेटमेंट्स वगैरह को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। और मुस्लिम्स जो हैं वो थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप से, मुस्लिम्स का काफ़ी रिफ्ट भी है इस चीज़ को लेकर के। पहली चीज़ तो ये है, स्टेटमेंट्स ही आपने ऐसे ऐसे दे रखे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट भी बने थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इमिग्रेशन लॉज को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया था। और वो ट्रैवल बैन वगैरह की बात करते रहते हैं कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से इमिग्रेंट्स आते हैं यूएस में, यही इमिग्रेंट्स जो हैं इनका जो मकसद होता है वो यहाँ पर क्राइम करना होता है, वो यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देना होता है, आईसिस के मेंबर्स हो सकते हैं, तमाम ऐसे स्टेटमेंट वो दे ही चुके हैं, ऐसी बातें वो करते हैं ट्रैवल बैन वगैरह की। तो फिर मुस्लिम्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको कल ही मैं आपको बता रहा था कि मुस्लिम्स जो हैं वो लगातार मिडिल ईस्टर्न कंट्री, सऊदी अरेबिया जाते हैं उम्रा के लिए, हज के लिए, उनके लिए काफ़ी रिलीजियस प्लेस है वो, तो वहाँ पर वो आते जाते रहते हैं। तो जब ये ट्रैवल बैन, इमिग्रेंट्स के लिए स्ट्रिक्ट बैन, ये सब लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि यूएस में ठीक ठाक मुस्लिम्स की पॉपुलेशन रहती है, तो इसलिए दूसरे देशों में जो उनके रिश्तेदार वगैरह हैं वो भी आया करते हैं, अक्सर आया करते हैं यूएस में, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जितने बड़े छोटे सब मुस्लिम ग्रुप्स हैं वो अब उनके वोट्स जो हैं वो एकत्रित होकर डेमोक्रेट पार्टी की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये है। इंपॉर्टेंटली ये मुस्लिम ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने 2020 में जो बाइडेन को सपोर्ट किया था, और जो बाइडेन को सपोर्ट करने के बाद 2020 में जो बाइडेन जीते भी थे, और उसके पहले इन्होंने सेनेटर बर्नी सैंडर्स को भी सपोर्ट किया था। और उसमें कहते हैं, इन्होंने क्लेम किया था कि हमने कम से कम 1 मिलियन वोट्स को मोबिलाइज किया है। और इसमें कोई शौक की बात नहीं है कि इन्होंने 1 मिलियन वोट्स को इसमें मोबिलाइज किया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज अब आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल तो हमारा खुद का देश भारत है। आप देखिए कि रिलीजन के नाम पर बहुत आराम से वोट्स मोबिलाइज किए जा सकते हैं। आप देखिए कि जिस क्षेत्र में जिसकी भी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, यहाँ पर तो खैर कास्ट का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। कास्ट के हिसाब से आप देख लो कि जहाँ पर जिस कास्ट का ज़्यादा दबदबा होगा वहाँ पर उसका कैंडिडेट जीत जाएगा। ये कोई बहुत ओपन ट्रूथ है ये तो यूएस में भी यही सारी चीज़ें चलती हैं। देखिए कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, चीज़ें तो वही रहती हैं, आइडियोलॉजीज़ तो सेम ही रहती हैं। तो यहाँ पर अगर इन्होंने क्लेम किया कि हमने 1 मिलियन मुस्लिम वोट्स को डेमोक्रेट्स पार्टी को दिलवाया है, तो इन्होंने दिलवाया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए अब जो है कमला हैरिस को काफ़ी ज़्यादा एज मिल चुका है इस पूरे इलेक्शन में, क्योंकि जब नेक टू नेक का इलेक्शन होता है तो ये 1 मिलियन 2 मिलियन जो वोट्स हैं ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। और क्योंकि ये डिस्पर्स वोट्स होते हैं तो ऐसे आपको किसी एक सीट पर नहीं पता लगेगा, लेकिन परसेंटेज वाइज आपको हर सीट पर ये इम्पैक्ट दिखाते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस पूरे इलेक्शन में खड़ी हो चुकी है। हालांकि उन्होंने अपनी इमेज को बहुत सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता और तमाम चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप की छवि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसमें मुस्लिम्स जो हैं उनको कभी नहीं सपोर्ट करेंगे। अब कमला हैरिस के साथ ऑलरेडी छोटे छोटे जो जितने मुस्लिम ग्रुप्स हैं वो ऑलरेडी उनको सपोर्ट दे चुके हैं। जैसे एक ग्रुप का नाम है ब्लैक मुस्लिम लीडरशिप काउंसिल,
इसने ऑलरेडी सपोर्ट कर दिया है कमला हैरिस को। उसके बाद यहाँ पर अमेरिकन मुस्लिम डेमोक्रेटिक कॉकस करके एक ग्रुप है, उन्होंने भी ये भी मुस्लिम ग्रुप है, उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया कमला हैरिस को। तो ये छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं जिनके पास ठीक ठाक मतलब लाख 2 लाख 5 लाख वोट्स हैं, उन्होंने भी इनको सपोर्ट कर दिया है। और बड़ा मुस्लिम ग्रुप एंगेज एक्शन ने फाइनली कल ये चीज़ डिक्लेयर किया कि अब हम ऑफिशियली कमला हैरिस को इस पूरे इलेक्शंस के अंदर में सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप इस्लाम की बात करोगे तो इस्लाम का इम्पैक्ट यूएस में बहुत ज़्यादा है, आप जानते भी होंगे इस चीज़ को। यूएस का 3rd लार्जेस्ट रिलीजन है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुदाइज़म के बाद, और कहते हैं कि साल 2050 में ये 2nd लार्जेस्ट रिलीजन बन जाएगा यूएस के अंदर में, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन लगातार तेज़ी से बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही है। उसके अलावा अगर आप देखोगे कि टोटल मुस्लिम वोट्स कितने हैं पूरे यूएस में, तो वो 4-4.5 मिलियन के अराउंड मुस्लिम वोट्स पूरे यूएस में होते हैं, जो कि अराउंड 1% टोटल पॉपुलेशन का बनाते हैं। अब ये 1% आपको सुन के बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि ये डिस्पर्स वोट्स हैं इसलिए इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और नेक टू नेक के जब इलेक्शंस होते हैं, जैसे कनाडा में जो सिख वोट की इंपॉर्टेंस है, हालांकि कनाडा में भी ठीक ठाक मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर जो सिख वोट की इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आप देखो कि सिखों को खुश करने के लिए सारी पार्टियाँ, ट्रूडू से लेकर के जगमीत सिंह से लेकर के सब लगे रहते हैं। जैसे जगमीत सिंह तो खुद ही सिख हैं, तो वहाँ पर आप देखोगे कि तमाम लोग लगे रहते हैं उनको खुश करने के लिए। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर हालत है कुछ यूएस के अंदर में भी, कि ये 1% जो वोट है ये पूरी तरीके से जो है एक जगह पर अगर एकत्रित हो जाए तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। अब रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका कोई भी कभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड कलर्ड कम्युनिटी या यहाँ पर ये मुस्लिम वोट्स ये सब नहीं रहा है। उनका जो अपना स्ट्रॉन्ग वोट्स है, जो उनका जहाँ से सबसे ज़्यादा वोट उनको आते हैं, वो द वाइट क्रिश्चियंस इन यूएस, वही है उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड। और उन्हीं को वो बार बार केटर भी करते हैं, उनको पता है कि ये मेजॉरिटी में है, और अगर इन लोगों ने झूम करके वोट दे दिया तो डोनाल्ड ट्रंप को आने से कोई नहीं रोक सकता। अभी भी सीन सेम ही है, लोगों में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि ऐसी सेलिब्रिटीज़, ये ग्रुप्स, ये सारे एक तरफ जब एकत्रित होते जाते हैं डेमोक्रेट पार्टी की तरफ, तो ये अपने साथ काफ़ी वोट्स भी लेकर के उधर जाते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए तब एक मुसीबत खड़ी हो सकती है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, चलिए आपने मान लिया कि हमने डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल बैन की बात करते हैं, वो इमिग्रेशन को बहुत स्ट्रिक्ट करने की बात करते हैं, तमाम चीज़ों की वो बात करते हैं, मुस्लिम्स के अगेंस्ट तमाम उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिए हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि मुस्लिम्स का नुकसान सबसे ज़्यादा किसके टर्म में हुआ है। बट डोनाल्ड ट्रंप वॉज देयर, इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट तो तब भी चल रहा था, मतलब इशू तो था ही, लेकिन कभी भी वो एस्केलेट नहीं हुआ। आज की डेट में इजराइल जो है वो गाज़ा के ऊपर पूरा अपना कैंपेन चला रहा है, और अब तो लेबनान के ऊपर भी चला रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू को रोकने की बहुत कोशिश की, इसीलिए इनको ऊपर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा, जो बाइडन को भी और उनके साथ उनकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को भी। लेकिन वो लोग फिर भी बेंजामिन नेतन्याहू को रोकने में नाकाम रहे, और मुस्लिम्स का नुकसान हुआ ही है, ऑब्वियसली गाज़ा में भी हुआ है और लेबनान में भी हुआ है। तो फिर मुस्लिम्स के लिए बेटर कौन हुआ एक तरीके से देखा जाए तो? यही बात तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी रैली में भी कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम्स ठीक है मेरे खिलाफ हैं, लेकिन आप देखो कि आपके लिए बेटर कौन है। आपका नुकसान, आपकी कम्युनिटी का नुकसान सबसे ज़्यादा किसके टर्म में हुआ है? सबसे ज़्यादा आपकी कम्युनिटी को नुकसान बराक ओबामा के टर्म में हुआ। उन्होंने बोला कि बराक ओबामा जब थे तब आपका कम्युनिटी का नुकसान हुआ, ये जो बाइडन आए तब आपकी कम्युनिटी का नुकसान हुआ। लेकिन मेरी जो पूरा टर्म रहा है, आप उसमें देखोगे सारी शांति थी, कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी घटना नहीं हुई, कोई मुस्लिम के खिलाफ हेट क्राइम्स भी नहीं हुए यूएस के अंदर में। तो मैंने तो सारी चीज़ों को कंट्रोल, और ये चीज़ बहुत कहते भी हैं ये सारे जो एनालिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो इस चीज़ को कहते भी हैं कि भाई देखो बेंजामिन नेतन्याहू इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड लीडर, पुतिन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड लीडर, जी जिनपिंग इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड लीडर, आप नॉर्थ कोरिया वाले किम जोंग उन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड लीडर। इन लोगों को संभालने के लिए यू नीड अ स्ट्रॉन्ग हेडेड लीडर। जो बाइडन इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग हेडेड लीडर। आई कैन नॉट टेल अबाउट कमला हैरिस बिकॉज अभी तक वो प्रेसिडेंट नहीं बनी है, इधर यस इधर नो, लेकिन क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट थी ऑलरेडी, उनके पास डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर तो थी, कुछ इम्पैक्ट तो डाल ही सकती थी, लेकिन वो भी नाकामयाब रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू को ये लोग मनाने में और हमास से बातचीत करने में, पूरे तरीके से नाकामयाब रहे हैं, और इसीलिए ये घटना सारी चल रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो बात ये बिल्कुल ठीक कही है, और इसका आई थिंक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो मुस्लिम वोटर्स पर होना चाहिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग वोट्स देखोगे मुस्लिम वोट्स के, तो वो वर्जीनिया का स्टेट है और एरिजोना का स्टेट है। इसके अलावा मिनेसोटा में भी उनकी ठीक ठाक पॉपुलेशन है। खैर
पूरी डिस्पर्स पॉपुलेशन है। अगर आप बिजनेसेस के मामले में देखोगे तो न्यूयॉर्क में भी ठीक ठाक पॉपुलेशन है मुस्लिम बिजनेसेस की, तो वहाँ पर भी काफ़ी इम्पैक्ट इन वोटर्स का रहेगा। अब अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री देखोगे ना कि क्यों मुस्लिम्स इतना ज़्यादा चिढ़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, ऐसा भी क्या कर दिया। चलो ट्रैवल बैन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इमिग्रेशन को स्ट्रिक्ट करने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा भी क्या कर दिया कि इतनी हेट्रेड है मुस्लिम्स को डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। देखो प्रॉब्लम क्या है उनका स्टेटमेंट्स, वो बहुत ही मतलब बोल्ड लीडर रहे हैं, खुलेआम स्टेटमेंट देने के लिए जाने जाते हैं। तो आज से नहीं, ये शुरू से यही हालत है डोनाल्ड ट्रंप का, साल 2011 से, चाहे वो प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो एंडोर्स कर रहे हो किसी को, वो शुरू से ऐसे ही खुलेआम बोल्ड स्टेटमेंट्स देने के लिए जाने जाते हैं। तो 2011 से शुरुआत अगर आप देखोगे, मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दिखा देता हूँ उनका। तो 2011 में वो एक रेडियो इंटरव्यू दे रहे थे और वहाँ पर उन्होंने बराक ओबामा को क्रिटिसाइज करने के मामले में सीधा उनके बर्थ सर्टिफिकेट पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि जो बराक ओबामा का बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है पहले तो, उसके बाद पहली चीज़ तो यही उन्होंने बोल दी कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है, वो इमिग्रेंट हैं, वो बाहर से आकर के यूएस में रह रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कह दी कि लेकिन और उनके जो सर्टिफिकेट है, जो इमिग्रेशन सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर एक बहुत भद्दा दाग लगा हुआ है, उसके ऊपर एक चीज़ है जो कि उनके लिए अच्छी नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो उनके रिलीजन की बात कर रहे थे कि वो एक मुस्लिम है। वो कह रहे थे कि बराक ओबामा एक मुस्लिम है, क्योंकि उनका पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा था, तो कहे वो एक मुस्लिम है और इसीलिए अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आप अपना रिलीजन कभी चेंज नहीं करोगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। हालांकि रिकॉर्ड्स अगर आप चेक करोगे तो बराक ओबामा जो है वो एक क्रिश्चियन है और उनका जो जन्म हुआ है वो हवाई में ही हुआ है, तो वो कोई इमिग्रेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय पर कह दी थी। और तो जब रिलीजन पर सवाल उठा दिया था, इस चीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था 2011 में। बहुत सारे लोग यूएस में आज भी मानते हैं कि बराक ओबामा एक मुस्लिम है, हालांकि उनके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखाते हैं कि ही इज़ अ क्रिश्चियन, वो खुद भी कह चुके हो ही इज़ अ क्रिश्चियन, बट बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि वो एक मुस्लिम है। चलो अगर हैं भी मुस्लिम तो भी दिक्कत क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल था, इसके लिए बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया डोनाल्ड ट्रंप को। उसके अलावा 2015 में तो बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे। 2015 में एक रैली में, आई थिंक एरिजोना में ही वो एक रैली कर रहे थे, वहाँ पर एक आदमी जो है वो भीड़ में से चिल्लाता है कि हमारे देश के लिए एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का नाम है मुस्लिम्स। और इनसे फिर उसने मुस्लिम ट्रेनिंग कैंप्स का जिक्र किया और उनसे कहा कि हम इनसे कब, व्हेन कैन वी गेट रिड ऑफ देम, कब इनसे छुटकारा मिलेगा। तो भाई देखो, अगर आप इतने बड़े इलेक्शन में लड़ने वाले हो, प्रेसिडेंट के लिए आप पूरा अपनी कैंपेनिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हो, तो आप इस चीज़ को, इस पूरे सवाल को जाने देते, मतलब इग्नोर कर देते, खुलेआम कैसे बोलना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बीइंग डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने खुलेआम इस चीज़ को रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होने वाली हैं पूरे देश में, और जितनी भी ये बैड थिंग्स हैं ये सब मैं यहाँ से निकाल फेंकूंगा बाहर। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस आदमी ने मुस्लिम्स के ऊपर सवाल पूछा था तो उसी का जवाब दे रहे थे, तो क्रिटिसिज्म तो होना ही था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि मैं तो बैड थिंग्स की बात कर रहा था, मैं तो मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा था। लेकिन लोग समझने वाले समझ चुके थे, लोगों ने काफ़ी तालियां बजाई वहाँ पर, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ। ये तो सिर्फ 2 बयान दिखाए, इसके बहुत सारे 20-25 ऐसे बयान हैं। 2-3 और दिखा देता हूँ आपको। न्यू हैम्पशायर की रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वही काम किया था। उन्होंने कहा कि जितने भी सीरियन रेफ्यूजीज़ हैं इन सबको मैं अपने देश से बाहर निकाल दूंगा व्हेन आई विल बिकम द प्रेसिडेंट। ये भी 2015 में उन्होंने कहा था कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं इन सीरियन रेफ्यूजीज़ को तुरंत अपने देश से बाहर निकाल दूंगा, बिकॉज मुझे नहीं पता कि ये आईसिस के मेंबर हैं या अलकायदा के मेंबर हैं या किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। ये बात मुझे नहीं पता और इसको पहचानना भी बहुत मुश्किल है, और इतना टाइम है नहीं कि इनसे इंटरोगेशन करें। तो आई विल किक ऑल द सीरियन रेफ्यूजीज आउट ऑफ माई कंट्री। ये बात उन्होंने कह दी थी। इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। उसके बाद ऑलरेडी एक घटना हुई थी ब्रसेल्स के अंदर में, सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, और उसमें कुछ फ्रेंच और बेल्जियन मुस्लिम्स का नाम आ रहा था। तो उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप बीइंग डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोला कि भाई मुस्लिम्स जो हैं वो पूरे दुनिया के लिए एक ख़तरा है, और इन मुस्लिम्स को, और ये यूएस के लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है, और इनको जो है अपने देश से निकाल देना चाहिए। और मुझे बहुत प्रॉब्लम है मुझे कि अगर ये मेरे देश में आकर के रहते हैं, जितने भी इमिग्रेंट्स हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट हैं जो सीधा एक रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। और इस्लाम बीइंग वर्ल्ड्स, मतलब दुनिया का इतना बड़ा रिलीजन है, इतनी पॉपुलेशन है, इंटरनेशनली इतना क्रिटिसिज्म हुआ ही है डोनाल्ड ट्रंप का, यूएस में अच्छी खासी पॉपुलेशन है उनकी,
तो फिर उसका इम्पैक्ट तो 100% डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस बार इलेक्शन में पड़ेगा ही। इसीलिए कमला हैरिस को थोड़ा सा इस पूरे इलेक्शन में एज है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, आपको दिखाई दे रहा होगा कि उनको कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 1-2% वाले वोट के पीछे वैसे भी नहीं भाग रहे हैं। उनका जो स्ट्रांग होल्ड है वो अपने उनकी मतलब ये उनका तरीका भी रहा है पिछले इलेक्शन में भी, अगर आप देखोगे कि जो उनका स्ट्रांग होल्ड वाला वोट है उसको वो खुश रखते हैं, उसके हित में बात करते हैं, उसके फ़ायदे में बात करते हैं। जो उनको बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस सपोर्ट कर रहे हैं उनके फ़ायदे में बात करते हैं, और उसका उनको फ़ायदा 100% मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा एज तो इस इलेक्शन में कमला हैरिस को होते चला जा रहा है। खैर वो तो अब नवंबर में ही और उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उसमें ही पता चलेगा। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए राहें बहुत आसान कर दी हैं। जिस यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस 1.5-2 लाख रुपए हुआ करती थी, उसमें हमने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उसको सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इस प्राइस में आपको अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। प्लस इसके साथ साथ आपको इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, स्पेसिफिक डाउट सेशंस आपके लिए लगाए जाएंगे, और जितने भी आप मेंस के आंसर सीखते हो उसका इवैल्यूएशन भी होगा। अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर कराया जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी जो है उसके पेमेंट ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। आप नो कॉस्ट EMIs भी इसमें ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको 24,999 अगर आप एक बार में नहीं पे कर पाते हैं तो आपको यहाँ पर नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्रोग्राम है। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।